हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 में चैप्टर बैंकिंग लेसन के अंदर मैं पार्ट 2 दैट में दूसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर अब जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। देन उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने डिस्टिंक्शन मैं शो कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड देन सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है सबसे ऊंचा बैंक है, जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है। ये आपको डेफिनेशन जब मैंने करवाई थी तब भी करवाया था। कंट्रोल का मतलब है दूसरों को कंट्रोल करना। जितनी भी कमर्शियल बैंक है वो इसके अंडर आती हैं, सेंट्रल बैंक के अंदर, चाहे प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है। और ऑपरेट करता है, उनके रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखता है, रेगुलेट करता है, टाइम टू टाइम रूल्स बनाता है, और साथ में डायरेक्ट करता है कि आपने ये काम ऐसे करना है या मतलब जैसे भी करना है। वॉट एवर इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। ये पूरा मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अब आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो परफॉर्म करता है कौन से फंक्शन? दैट मीन डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? दैट मीन्स सोशल वेलफेयर भी है, साथ में अर्निंग प्रॉफिट भी है। और सेंट्रल बैंक जो है उसका स्टेटस क्या है? दैट इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशन। और कमर्शियल बैंक जो है वो मेयरली एक यूनिट है बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, मतलब उसका एक पार्ट है। और जिसको वो जो ऑपरेट करता है कमर्शियल बैंक, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। ओनरशिप क्या है? इट इज़ ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है सेंट्रल बैंक। और इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक है वो ओन्ड एंड गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, में भी गवर्नमेंट भी हो सकता है और में भी प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव होता है। इनका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता है, बट कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। और करेंसी दैट मीन्स सोल अथॉरिटी किसके पास है? दैट इज़ द करेंसी इशूअर भी बोला जाता है, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक अगर आप देखेंगे इनके पास कोई पावर नहीं होती है कि नई करेंसी को इशू किया जाए। हाँ, ये सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन में हेल्प जरूर करता है। पब्लिक डीलिंग, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक, ये कभी भी डायरेक्टली डील नहीं करता है। बट जो कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्ट डील करता है विद द पब्लिक। Number of members, number of banks, only one bank in the country, that is the central bank। ये एक ही बैंक होता है एक कंट्री का, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। और कमर्शियल बैंक यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारी वेराइटीज़ भी हैं। स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI, HDFC है, बहुत सारे बैंक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हर हेडिंग आप देख रहे हैं, बहुत सारे हेडिंग, ये चार्ट्स एक मैं आपको स्लाइड के अंदर दिखा रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट करो कंट्रोल, जिसके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ क्वालिटेटिव है। मैं एक एक करके इस वीडियो के अंदर ये सारा समझाऊंगी। तो जिसके अंदर बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, देन कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिन है, देन राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, मॉरल सिचुएशन है। ये सारी के सारे जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स इस टॉपिक का पार्ट है, बट एक साथ ये इकट्ठा कभी नहीं आता है पेपर के अंदर। जैसे सपोज बैंक रेट के ऊपर क्वेश्चन डाल देंगे 3 to 4 मार्क्स के रेंज का, मे बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन डाल देंगे, मतलब दैट डिपेंड्स कि आपके एग्जामिनर को कौन सा जो रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन डाला जाएगा। चलिए सबसे पहले तो अब देखते हैं कि मीनिंग क्या है। मीनिंग दैट मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है ऑफ द सेंट्रल बैंक जो कंट्रोल करती है मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये मनी सप्लाई का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल बैंक के पास है। और सेंट्रल बैंक किसके थ्रू, किस पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल करता है? दैट पॉलिसी इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी। और जिसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है, चलिए अब एक एक करके मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। ये आपके सामने सबसे पहला आ रहा है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे, जिसके अंदर इट विल कवर द दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल जो फोकस करता है किसके ऊपर? ओवरऑल सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। जितनी भी ये जो अभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आपको, ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा जो है वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी है।
दैट मीन्स क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल है, जिसके अंदर 6 वेपन्स हैं आरबीआई के हाथ में, जो ओवरऑल सप्लाई ऑफ द मनी, पूरे इंडिया की मनी सप्लाई का कंट्रोल वो इन्हीं वेपन्स के थ्रू करता है। दैट ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो पहला आता है बैंक रेट। ये वो रेट है, दिस इज द मिनिमम रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आपको प्रॉपर लर्न करनी है। दिस इज द minimum rate at which the central bank of the country gives credit to the commercial bank to meet its what kind of requirement, that is the long term requirements को पूरा करने के लिए जो जिस रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेट क्या कहलाता है? बैंक रेट। अब आपके सामने दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, ये एक्सेस डिमांड क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसके कारण गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है वो खर्चा कम करें। तो इसके अंदर वो क्या करेंगे, दैट मीन्स बैंक रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड है आपने ध्यान से यूज़ करने हैं, क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दैट में बैंक रेट अगर इंक्रीज करते हैं उससे क्या होगा, तो बैंक रेट अगर इंक्रीज करते हैं जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आगे कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन देता है वो महंगा हो जाएगा, दैट विल बिकम क्रेडिट बिकम कॉस्टली। इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कमर्शियल बैंक जो आगे दे रहा है उसको भी वो भी महंगा हो जाएगा, दैट मीन्स क्रेडिट बिकम कॉस्टली। और जिससे आपकी डिमांड है जो क्रेडिट की, दैट मीन्स उधार लेने के लिए लोग जो है वो कम पहुंचेंगे, लोन लेने के लिए लोग जो है वो आपके कम पहुंचेंगे। तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, दैट इज द क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इस तरह से लेस मनी गोज इनटू द इकोनॉमी, जिससे कम मनी जाएगी और परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कर्टेल मीन्स उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लग जाएगी, और जिससे एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाएगी और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इस वेपन के थ्रू बैंक रेट एक तरह का वेपन है इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक, जिसके कारण ये मनी सप्लाई को इस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये अभी मैंने जो आपके सामने स्टेप्स बताए हैं, तो इन स्टेप्स को एज इट इज आपने लर्न करना है। स्टेप्स का मतलब है एक 1 by 1 स्टेप, इसको आप जंप नहीं लगा सकते हैं, कीप इन माइंड। तो अब चलते हैं दूसरा पार्ट, दैट मीन्स द डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन हो जाती है और या डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन का मतलब है लोगों के हाथों में पैसा नहीं है जिसको वो खर्च करें। तो इस यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि इनके हाथों में दैट मीन परचेजिंग पावर इनकी बढ़ाई जाए। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी। अगर बैंक रेट कम करती है तो जिससे क्या है, आने वाले टाइम में वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जो पब्लिक को लेंडिंग रेट जिसको बोलते हैं, लेंडिंग रेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, लोन देने के लिए जो रेट फिक्स किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, लेंडिंग रेट। तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कॉस्ट जो क्रेडिट है वो चीपर हो जाएगी। चीपर का मतलब है सस्ती हो जाएगी, जिससे डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मोर मनी गोज इनटू द इकोनॉमी, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड राइज हो जाएगी, और डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर के पॉइंट से जो इन्फ्लेशन के अंदर के पॉइंट्स है उनको रिवर्स मोड के अंदर लिख दिया गया है, जो इंक्रीज था वो डिक्रीज कर दिया गया है, जो डिक्रीज है वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप जब एक्सप्लेनेशन करें तो इन पॉइंट्स के अंदर ही करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास आता है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है पहले उसको समझते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, अगेन द कमर्शियल बैंक is getting the loan from the RBI but against the approved securities। जो रेट के ऊपर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन दोज लेंडिंग, दैट इज नोन एज व्हाट, रेपो रेट। और ये किस पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड। बैंक रेट लॉन्ग पीरियड के लिए था, और जो रेपो रेट है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई। तो अब फिर से हमारे पास वही है। तो पीछे अभी मैंने जो समझाया, तो आपने बैंक रेट की जगह पे सिर्फ रेपो रेट कर देना है, बाकी सारा चीज़ आपके सामने ये जो पॉइंट्स नज़र आते हैं ये सारे सेम हो जाएंगे। जहाँ इंक्रीज़ है वहाँ इंक्रीज़ रहने देना पीछे, और जहाँ डिक्रीज़ है वहाँ डिक्रीज़ रहने देना। ये देखिए आपको दिखा भी रही हूँ मैं, ये देखिए
टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेपो रेट क्या हो जाएगी, पीछे क्या लिखा था बैंक रेट, अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रेपो रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिससे क्या होगा, बोरिंग जो है वो कॉस्टली होने वाली है, जिससे रेपो रेट इंक्रीज होगा। और बैंक ऑल्सो फोर्स टू रेज देयर लेंडिंग रेट वो बढ़ा देंगे, जिससे क्रेडिट कॉस्टली हो जाएगा, डिमांड क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन लेस मनी गोज टू द इकोनॉमी, परचेजिंग पावर कर्टेल मींस कंट्रोल में आ जाएगी, और एग्रीगेटेड डिमांड फॉल्स कर जाएगी, और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। सारा पीछे वाला पॉइंट है, सिर्फ आपने बैंक रेट की जगह पे रेपो रेट कर देना है। इसी तरह से डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड में भी यही है, बैंक रेट को चेंज करके रेपो रेट कर दीजिए, बाकी सारा आप सेम रख सकते हैं। आपको मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक रही हूँ सो दैट यू कैन रीड योर सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्टॉप करके भी आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं। नाउ द नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होते हैं, कई बार बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो इस केस में बैंक को क्या करना चाहिए, तो उसको कहाँ डिपॉजिट कराते हैं वो लोग, सेंट्रल बैंक के, जिसके कारण उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द रिवर्स रेपो रेट। The rate of the interest paid by the central bank on such deposits that is known as reverse repo rate। तो आप अभी देखिए, अब फिर से हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। जब रिवर्स रेपो रेट, इस केस में क्या करेगी, बैंक इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, वो इनकरेज होगा कमर्शियल बैंक टू पार्क द, और ज़्यादा जो है वो अपने सरप्लस फंड जो है वो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि उससे इंटरेस्ट मिलेगा। और जिससे नेगेटिव इफेक्ट होगा लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, जिससे वो कम लोन देंगे इन द मार्केट, और उससे क्या होगा, क्रेडिट रिड्यूस कर जाएगी, लेस मनी गोज टू द इकोनॉमी, और एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाएगी, और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट कर जाएगी। और डिफ्लेशन के केस में सारा आपने रिवर्स मोड के अंदर, ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, सारा रिवर्स मोड के अंदर आपने लिख देना है। नाउ द नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कहाँ पे, इन द ओपन मार्केट। दैट मीन्स ओपन मार्केट में जैसे पब्लिक है, कमर्शियल बैंक है, ये लोग सिक्योरिटीज का परचेज करते हैं, बट इसको सेल कौन करता है, आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो किस तरह से एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, अगर कहीं हमारे पास सिचुएशन आती है एक्सेस डिमांड की, तो दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि लोगों के हाथों से परचेजिंग पावर अपने पास रख लेना। तो जिससे क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो सेल करना शुरू कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि जैसे मार्केट में आती है इसको खरीदा जाता है बाय द ओपन मार्केट, दैट पब्लिक और कमर्शियल बैंक इसको खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होगा, तो गवर्नमेंट के हाथ में ये पैसा चला जाएगा, दैट मीन्स द सेंट्रल बैंक के हाथ में ये पैसा आ जाएगा, और उसकी लोगों की और कमर्शियल बैंक की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। देखिए सोल्ड, जब वो सेल करेगा तो सेंट्रल बैंक विड्रॉज एडिशनल परचेजिंग पावर फ्रॉम द सिस्टम, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड द क्रेडिट मीन्स कम हो जाएगी, और लेस मनी विल फ्लो इनटू द सिस्टम, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। अब इसी के साथ इसका ऑपोजिट है, दैट इज द डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, दैट मीन्स उसको खरीदना शुरू होगी, पहले बेचा था अब खरीदना शुरू करेगी इन द ओपन मार्केट, जिससे क्या होगा, इंजेक्ट होगा एडिशनल परचेजिंग पावर जो है वो खरीदने की जो कैपेसिटी है लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके हाथों में पैसा चला जाएगा, जिससे इट विल बी एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिट और मोर मनी फ्लोज इनटू द सिस्टम। परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, और डेफिशिएंट डिमांड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है आपके सामने, दैट इज वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। वेरिंग लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मीन्स ये वो फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक को लीगली कंपल्सरी होता है देम टू मेंटेन द टू अकाउंट। दो अकाउंट उसको मेंटेन करने बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है CRR और फिर आएगा SLR।
चलिए पहले सीआरआर की बात करते हैं। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो और द मिनिमम रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट होता है ऑफ द कमर्शियल बैंक। डिपॉजिट कौन सा, ये आपने याद रखना है, नेट ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विच इज कैप्ट इन द कैश विद द आरबीआई। यानी कि एक फिक्स परसेंटेज जो है, जो परसेंटेज जो है वो आरबीआई ही फिक्स करता है। दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर कि आप वो अपने टोटल डिपॉजिट जितना भी डिमांड या टाइम लायबिलिटीज का उनके पास है, उनका एक फिक्स परसेंटेज जो है वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब इससे क्या होगा? सीआरआर अगर एक्सेस डिमांड होती है तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? पैसा बहुत है मार्केट के अंदर, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये पैसा खींचना पड़ेगा फ्रॉम द पब्लिक। तो इससे क्या होगा? तो आरबीआई क्या करेगी? सीआरआर बढ़ा देगी। अगर सीआरआर बढ़ाते हैं तो विड्रॉ करेगा, दैट मीन सेंट्रल बैंक विड्रॉ कर रहा है एडिशनल परचेजिंग पावर। तो जिससे क्या होगा? एडिशनल परचेजिंग पावर लोगों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उसके साथ ही क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, लेस मनी फ्लो इनटू द इकोनॉमी है, परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड फॉल और एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ इसका ऑपोजिट है, डेफिशिएंट डिमांड में सिर्फ आपने इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर देना है और जहां लेस है वहां मोर कर देना है। वो सारा का सारा आपके सामने एज इट इज सेम चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? एसएलआर। एसएलआर का मतलब है परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। दैट मीन ये एक ऐसी परसेंटेज है दैट इज नेट ऑफ डिमांड एंड देन टाइम लायबिलिटी विच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इटसेल्फ। यानी कि हर टाइम पे उसको अपने पास ये पैसा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। किस फॉर्म के अंदर? डेजिग्नेटेड लिक्विड सेट्स के फॉर्म के अंदर। अब ये डेजिग्नेटेड लिक्विड सेट्स कौन सी हैं? ये तीन हैं, एक्सेस कैश रिजर्व, देन अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है जिनके ऊपर चार्ज ना हो, दैट मीन्स गिरवी ना रखी गई हूँ। और थर्ड आता है करंट बैलेंसेस विद द अदर बैंक। तो ये तीन चीज़ों के फॉर्म के अंदर उनको ये पैसा रिजर्व करके रखना होगा। और ये जो एसएलआर का परसेंटेज है ये कौन फिक्स करता है? आरबीआई। अब ये बाकी का जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कंट्रोल है कि कैसे फिक्स करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आपने सेम सीआरआर की तरह रखना है। सीआरआर को ख़त्म करके आपने एसएलआर कर देना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है जिसका फोकस क्या होता है? ऑन द सिलेक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि ये भी आरबीआई के कंट्रोल के अंदर तो आता है बट इसका असर पूरे कंट्री के अंदर नहीं पड़ता। इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो तभी यूज़ किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को लगता है कि पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करना है, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या सिलेक्टिव सेक्टर को ही इफेक्ट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का पहले मीनिंग समझिए। मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरर अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ द लोन ग्रांटेड। कि लोन की अमाउंट, सपोज मेरे को आज प्रॉपर्टी पे लोन लेने जाना है, राइट, मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे सारा का सारा लोन सैंक्शन नहीं होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी की अमाउंट है, तो वहाँ पे बैंक जो है कुछ ना कुछ कम करके देगा। तो सपोज वो 8 लाख देता है तो बैंक ने मार्जिन रखा, कितना? 2 लाख का मार्जिन रखा। बट ये 2 लाख कैसे फिक्स होगा? दैट इज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। इसमें कमर्शियल बैंक अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो वो जो गैप क्रिएट हो गया और वो ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन इम्पोज करता है? सेंट्रल बैंक। ये देखिए, a margin is a difference between the central bank and then between the market value of the security offered by the borrower against the loan and the amount of the loan granted. It is also defined as the discount fixed by the RBI on the assets mortgage एज सिक्योरिटी टू द कमर्शियल बैंक। ये देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज 20% है तो बैंक इज अलाउड टू गिव अप 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। जितनी सिक्योरिटीज होगी उसका 80% जो है वो बैंक जो है वो लोन देने के लिए यूज़ करेगा। बाकी 100% कभी भी नहीं, कोई भी बैंक नहीं देता है। सो इससे क्या होगा? अब एक्सेस डिमांड है, मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा है,
तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, एडिशनल परचेजिंग पावर जो है वो लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन जो है वो कम लेने के लिए मार्केट में लोग कम आएंगे, और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट है, लेस मनी गोज होगा, परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड फॉल और कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह से इसके ऑपोजिट के अंदर ये पॉइंट्स पड़े हैं। टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड, आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को सिर्फ डिक्रीज करना है, और इसके बाद बाकी का सारा एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो कम एज डी सेम जाएगा। चलिए अब चलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है फिक्सेशन करना, किसको, क्रेडिट कोटास को। जब वो क्रेडिट कोटास फिक्स कर दिए जाते हैं उनका डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, उनको उतना ही लोन सेंक्शन होगा, इसके बाद लोन सेंक्शन नहीं होगा। ये क्यों किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट ये चेक करती है ताकि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर ख़त्म की जा सकें या बंद की जा सके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब इसका असर जो है वो क्यों है, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट इसको लेके आती है। टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड चलता है तो इससे उनको इंट्रोड्यूस करेंगे वो क्रेडिट राशनिंग, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो फिक्सेशन करेंगे क्रेडिट कोटा में तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सप्लाई जो है वो मार्केट में कम हो जाएगी, जिससे सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह से डेफिशिएंट डिमांड में वो विड्रॉ कर लेगी क्रेडिट राशनिंग, यानी कि जो मर्जी आता है उनको लोन दिया जा सकता है। विड्रॉल का मतलब है कोई उन्होंने कोटा फिक्स नहीं करा, जो जिसका मन आता है कोई भी यहाँ पे बैंक में आके लोन ले सकता है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई और इंक्रीज होगा क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, और डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। चलिए अब लास्ट है आपका मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है दैट मीन्स सेंट्रल कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई है कुछ ना कुछ एडवाइस इशू की जाती है टू फॉलो द डायरेक्शंस, के डायरेक्शंस को आपने फॉलो करना है वॉट एवर गिवन बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक। और ये एडवाइस जो है वो रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोन हो सकती है ताकि इन्फ्लेशन के को कंट्रोल किया जा सके, या फिर लाइबरल हो सकती है ताकि डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके ना। उसके बाद मॉरल सुएशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड्स के साथ बना है, ये परसुएशन एंड प्रेशर, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। परसुएशन का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को डायरेक्शंस फॉलो करवाई जाती हैं, मतलब आरबीआई की जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डायरेक्शंस है उनको फॉलो किया जाता है बाय द कमर्शियल बैंक, इसको बोलते हैं परसुएड। और मतलब ये विलिंगली है कि उनको फॉलो करना पड़ता है, बट अगर विलिंगली वो नहीं करते, परसुएशन डज नॉट वर्क, तो इट यूजेज द रिक्वायर्ड प्रेशर, तो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है बाय द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। और मे बी ये भी जो प्रेशर है, अगर प्रेशर भी नहीं वर्क करता है तो उनके अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाता है, जिसमें उनकी डी रिकॉग्निशन ऑफ द कंसर्न बैंक ऑल्सो इंक्लूड, जिसके कारण उनको डी रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। या ये भी हो सकता है कि बैंक की तरफ से अगर बार बार कोई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और वो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि लोन मत दीजिए, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही, बट दे आर गिविंग द लोन टू द पब्लिक एट लार्ज, तो मे बी समटाइम क्या होता है उनके लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल कर सकती है बैंक। तो इसी तरह से जो मॉरल सुएशन है वो दोनों तरह से वर्क करता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो बट ये कि इंडिविजुअली इसको जब क्लासिफाई करना हो तो हम इसको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ही लेते हैं। तो ये आपके पॉइंट्स है, और इसके बाद मैं कुछ आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ, यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं। ये अभी जो मैंने पीछे करवाया है उसी का ही नटशेल है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और साथ में कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन हो कि मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाई। थैंक यू।